आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी एक न्यूक्लियाई अपने आप ही वो टूटने लग जाता है और वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ सर्टन रेडिएशंस। तो रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इट इज ए स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डिस्ट्रप्टिव activity of a heavy nuclei, or it does not require any external force। मतलब कोई भी अलग से हमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती, वो न्यूक्लियाई अपने आप ही वो स्पॉन्टेनियसली टूटने लग जाता है जिसके कारण उसके अंदर उसके जो नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई लेफ्ट हैं वो कम होते जाते हैं विद द टाइम। सबसे पहले ये जो फिनोमिना है ये डिस्कवर किया था हेनरी बेक्वेरन ने इन द ईयर 1896। तो हेनरी बेक्वेरन ने ये 1896 में देखा कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो अपने आप ही टूटते रहते हैं और ज्यादातर जिनका एटॉमिक मास 82 से ज्यादा है मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, तो वो डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर जिनका 82 से बड़ा है, तो ऑल एलिमेंट्स, उन्होंने क्या देखा, ऑल एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर ऑल रेडियो एक्टिव। तो उनके हिसाब से ये सारे रेडियो एक्टिव थे। तो सम एग्जांपल्स जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, कुछ की रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। बेटा हम आगे देखेंगे जो इसके अंदर डिके कांस्टेंट आता है, तो कोई ज्यादा जल्दी से डिके करता है, कोई कम कम थोड़ा धीरे धीरे डिके करता है। लेकिन सभी जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है वो सभी रेडियो एक्टिव है, मतलब वो कुछ ना कुछ रेडिएशन रेडिएट करते रहते हैं। तो सर्टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का जो एग्जांपल है वो है रेडियम, थोरियम, एक्टीनियम, यूरेनियम। तो ये सर्टन एलिमेंट्स है जो रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिविटी करते हुए ये क्या छोड़ते हैं, ये रेज एमिट करते हैं। और वो रेज क्या होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट तीन तरह की रेज रेडिएट करता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि व्हाट आर अल्फा रेज। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा रेज छोड़ते हैं, तो ये अल्फा रेज होती क्या है, ये अल्फा रेज एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियाई होती है। हीलियम का न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस होता है। मतलब अल्फा रेज जो है इनके पास डबल पॉजिटिव, टू पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके पास जो मास होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। मतलब इनका मास जो है 4 टाइम्स होता है। तो 4 मास होता है, मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जितना मास होता है। तो इसको बेसिकली अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये हीलियम न्यूक्लियाई के इक्विवेलेंट होते हैं। क्योंकि हमने बोला हीलियम न्यूक्लियाई है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होती हैं। इनकी अल्फा रेज की वेलोसिटी जो है
इनकी वेलोसिटी अबाउट 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से लेके 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड तक होती है। मतलब ये लाइट की स्पीड से कम चलती है ना। तो इनकी 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड इनकी वेलोसिटी होती है। इसके बाद जो रेज आती हैं वो है बीटा रेज। बीटा रेज एक्चुअल में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम नेगेटिव। तो इन रेज, ये रेज कितना चार्ज लेके चलती हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इनका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻31 ऑफ अ केजी। इनका मास होता है। और ये फिर से मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि इनके पास चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट करती हैं। तो बीटा रेज एक्चुअल में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरी तरह की जो रेज होती हैं वो है गामा रेज, मोस्ट डेंजरस अमंग दीज। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है। ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। इनका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। रेस्ट मास इज जीरो। ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी कॉज कर सकती हैं। दे कैन कॉज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन भी ये कॉज कर सकती है। मतलब गामा रेज किसी भी एलिमेंट में जाके लगेगी तो उसका न्यूक्लियस को तोड़ सकती है और न्यूक्लियर रिएक्शन को भी ये इनिशिएट कर सकती हैं। तो ये थे अल्फा बीटा और गामा रेज। अब जो इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन आपको आ सकती है, जो हमने सबसे पहले बारी बात की। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन आएगी। आपके साथ जो नोट्स शेयर किए गए हैं उसके अंदर भी ये आपके पास है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो इस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लॉज आपको आ सकते हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बन के आ सकता है। तो देर आर डिफरेंट लॉज। तो पहला लॉ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का क्या कहता है कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल, which does not depend upon external factors like temperature, pressure, एटसेट्रा। तो कहीं पे हम ये सोचे कि ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी, या प्रेशर के चेंजेस के कारण शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमारे पास नहीं है। ये जब शुरू होनी है तब हो जाएगी। कोई भी बाय चांस प्रोसेस कहते हैं इसको, मतलब कोई पता नहीं कि ये कब शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ चांस। इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ चांस। ठीक है। तो इसका मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट which element will disintegrate
इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो हम ये नहीं बता सकते कि कब कोई एलिमेंट डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा, कैसे होगा, वी कैन नॉट टेल। तो ये बाय चांस होता है। दूसरा जो है इसके पास, तो जो ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन है, या तो न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल छोड़ता है या बीटा, दोनों एक साथ कभी नहीं छोड़ता। तो ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन आइदर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल इज emitted. Both of these particles will never emitted simultaneously. तो साथ साथ कभी भी ये नहीं होंगे। ठीक है जी। तो एक साथ कभी भी अल्फा और बीटा पार्टिकल एक साथ कभी भी एमिट नहीं होते। तीसरा जो इसका पॉइंट बनता है वो है, जब अल्फा पार्टिकल किसी एटम में से निकलता है तो उसको एक नए एटम में कन्वर्ट कर देता है, जिस एटम का चार्ज जो है वो 2 से रिड्यूस हो जाता है और मास नंबर 4 से रिड्यूस होता है। मैं एक बार रिएक्शन कर देता हूं। सपोज करो कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी करता है तो वो वहां पर अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है 2 और 4। तो उसका एक नया आपके पास एलिमेंट बन जाएगा, जिसका जो चेंज इन मास नंबर जो होगा, जो उसका चार्ज है वो किससे रिड्यूस हो जाएगा, 2 से, और उसका मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 4 से, प्लस कुछ एनर्जी एमिट होगी। तो ये है हमारे पास अल्फा डिके। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डिके। तो अल्फा डिके में कोई भी एटम जब डिसइंटीग्रेट करेगा तो उसका जो चार्ज है वह 2 से रिड्यूस होगा और मास जो है वो उसका 4 से रिड्यूस हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल बीटा रे छोड़ता है या बीटा डिके होता है तो उसके अंदर उसका चार्ज जो है वो 1 से रेज हो जाएगा और उसका जो मास नंबर है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ये ही पार्टिकल हमारे पास बीटा डिके करता तो ये बीटा पार्टिकल है, ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल था। तो ये एक नए में कन्वर्ट हो जाएगा और उधर दिस विल बी, इसको वाई लिख देंगे हम, ये वाई हो गया। तो ये है हमारे पास बीटा डिके, इसको बीटा डिके कह देंगे हम। और ये है अल्फा डिके, मतलब अल्फा पार्टिकल इसमें से एमिट हो रहा है। तो ये है रेडियो एक्टिव के लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इससे अगला जो लॉ है, ये लॉ खुद भी अकेला भी आ जाता है। ठीक है। तो इसको इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ के अंदर एक और पॉइंट है जिसमें हमारा ये लॉ का नाम है रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ये लॉ हमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड is directly proportional to number of radioactive atoms actually present in the sample.
एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। इसका मतलब अभी मैं समझा रहा हूं आपको। तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ, दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में ये वाला लॉ आना है तो आ सकता है आपको। ये क्या कहता है रेडियो एक्टिव डिके लॉ? द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। मतलब अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूं, सपोज करो 100 एटम्स हैं। हमने कहा हमारे पास 100 एटम्स हैं, 100 से 90 हो गए, तो कितने कम हो गए? 10। अब 9 इसको आने में सपोज करो 1 साल लगा, तो मैंने कहा 90 से 80 कितने में आएंगे? फिर से 10 का डिफरेंस है, हम सोचेंगे 1 ईयर। नहीं, अब क्योंकि पहले 100 थे तो ज्यादा प्रेजेंट थे, अभी 90 कम प्रेजेंट है उसमें, तो उसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो कम हो जाएगा, मतलब उसको अभी ज्यादा समय लगेगा। तो 100 से 90 आने में जितना समय लगा है, 90 से 80 आने में उससे ज्यादा समय लगेगा। अब ज्यादा कितना लगेगा जरूरी नहीं है दुगना लगेगा या 1.5 गुना लगेगा, उसका भी हम देखेंगे। तो लेकिन पहले वाले से वो ज्यादा टाइम लेगा। तो हर 10 एटम्स को डिके करने में उसका टाइम सेम होगा ऐसा नहीं है। वो कितनी रेट से डिसइंटीग्रेट करेगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि उसमें इस समय कितने एटम्स मौजूद है। अगर उसके पास 100 एटम मौजूद हैं तो 100 से 90 आने में कुछ समय लेगा, तो 90 से 80 आने में उससे ज्यादा समय लेगा, 80 से 70 जाने में उससे ज्यादा, क्योंकि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक्चुअल में प्रेजेंट एटम कितने हैं वहां पे। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो लेट, तो इसकी अकेले की एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू शो दैट द रेडियो एक्टिविटी इज एक्सपोनेंशियल। तो रेडियो एक्टिविटी या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो हमें रेडियो एक्टिव डिके लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो लेट एन नॉट जो है वो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट टाइम जीरो। तो जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो मानते हैं एन नॉट एटम हमारे सैंपल में पड़े थे। मानो एन सैंपल रह गए एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। तो कुछ समय टी के बाद उसमें एन नॉट की जगह एन सैंपल रह गए, तो कितने चेंज हुए? डीएन, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स दैट डिसइंटीग्रेट्स दैट डिसइंटीग्रेट्स इन टाइम dt। तो मानो dt समय में हमारे dn जो है, नंबर ऑफ एटम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बेटा हम r से डिनोट करते हैं, और ये किससे इक्वल हो गया? माइनस dn/dt। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो गए और कितने समय में, तो उसको रेट कहेंगे। तो r इज इक्वल टू माइनस dn/dt। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि हमारे डीएन का मतलब क्या होगा? फाइनल नंबर ऑफ एटम माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या है? कम होगा, 100 से 90 रह गए, तो फाइनल क्या है? 90, और शुरू में कितने थे? 100। तो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि समय के साथ हमारे एटम्स कम होते जा रहे हैं। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड डिक्रीजेस विद टाइम। तो समय के साथ हमारे जो एटम्स अनडिकेड रह गए हैं वो कम होते जा रहे हैं।
तो ये है हमारे पास रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। और हमारा रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है? हमारा रेडियो एक्टिव डिके लॉ फिर मैं बताता हूं। ये कहता है नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड, दैट इज रेट ऑफ इंटीग्रेशन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। तो उस समय कितने प्रेजेंट है, मतलब वो कहता है आर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? एन। या हम क्या कहें, आर की वैल्यू क्या है? माइनस डी एन बाई डी टी। तो इसका मतलब वो कहता है आर इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू एन। ओ सॉरी, प्रोपोर्शनल लिखते हैं हम। तो प्रोपोर्शनल में क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट भी लगाना है हमने, तो आर की वैल्यू है माइनस डी एन बाई डी टी और ये प्रोपोर्शनल है एन के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल लग जाएगा लेमडा। तो आर इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी विच इज इक्वल टू लेमडा एन। तो ये हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ। यहां पे लेमडा क्या है? लेमडा है डिके कांस्टेंट। ये हर एक एलिमेंट के एटम का अलग है। तो किसी का डिके कांस्टेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा जल्दी से डिसइंटीग्रेट करेगा, किसी का कम है तो वो कम तेजी से डिसइंटीग्रेट करेगा। ठीक हो गया। अभी ये वाली इक्वेशन को हम यूज करेंगे, मतलब माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन, इसको हम यूज करते हैं और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन। अब हम क्या करेंगे, अब हम एन को इधर नीचे ले जाते हैं और डी टी को इधर ले आते हैं, तो इट इंप्लाइज डी एन बाय एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स को, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। तो हमारे पास dn बाय 1/n का इंटीग्रेशन होता है बेटा log n, log n। और इज इक्वल टू माइनस बाहर है, लेमडा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t प्लस अ कांस्टेंट, क्योंकि हमने इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है तो इधर एक कांस्टेंट लग जाएगा c। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0 हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो हमें c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वेयर c इज, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने c की। तो एट टाइम t इक्वल टू 0, 0 समय पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? ये रहा, 0 समय पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स थे n नॉट। तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? n इज इक्वल टू n नॉट। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो log e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा t कितना है? 0 प्लस c। तो इट एम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई? log n नॉट। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई log n नॉट। यही वैल्यू हम अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? log विद द बेस e n इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस log विद द बेस e n नॉट। तो c की वैल्यू क्या आ गई? log n नॉट, वो हमने यहां पुट कर दी। क्लियर हो गया। तो इट एम्प्लाइज log ऑफ n माइनस log ऑफ n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। log a माइनस log b होता है बेटा log a डिवाइडेड बाय b। तो log n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अगर मैं इधर log हटाना चाहूं तो मेरे को दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल लगाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा टी, और n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। तो ये एक्सप्रेशन जब आप निकाल लेंगे, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन था शो दैट रेडियो एक्टिव
डिके इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो दिस इक्वेशन, तो दिस above equation shows that radioactive decay is exponential in nature। तो आपके पास 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ डिफाइन कीजिए और ये शो कीजिए कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर होता है। तो आपको रेडियो एक्टिव डिके लॉ लिखना है, ये उसकी स्टेटमेंट है, और उसके बाद आपने ये सारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके आपको इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। और इस एक्सप्रेशन में जो n है वो नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड है इस टाइम पे, और n नॉट है जो शुरू में थे एट टाइम t इज इक्वल टू 0। लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है और t है वो समय जिस समय पे आप इसको स्टडी करने वाले हैं। तो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर होता है। तो ये था रेडियो एक्टिव डिके लॉ, और ये एक पार्ट था किसका, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो अगर लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आते हैं तो आपको ये लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पूरे समझाने पड़ेंगे। और अगर अकेला आता है तो आपको ये अकेला 3 नंबर में अकेला भी आ सकता है, तो आपको एक्सपोनेंशियल नेचर शो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है, अब हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी समझते हैं। तो जो हमारा डिके कांस्टेंट था, और इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। तो इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है उस डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं और फिर आगे का समझते हैं। तो डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम at the end of which the number of atoms left undecayed in a radioactive element reduces to 1 by e time the original number of atoms। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम कितने थे, n नॉट इन द एलिमेंट, या इन द एलिमेंट लिख दो, या सैंपल लिख दो जो आपने सैंपल लिया। तो ये डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट रेसिप्रोकल होता है उस टाइम का जिस टाइम के बाद जितने आपके अनडिकेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट में एटम्स रह गए हैं वो 1 बाई ई टाइम्स हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। मतलब जो n है वो कितना हो जाएगा, n नॉट बाई ई। ये, अब इसको एक बार हम मैथमेटिकली निकाल लेते हैं। तो इसका कहने का मतलब था दैट इज इफ t इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, और या इसके डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, वो कहता है लैम्डा जो है वो टाइम का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब लैम्डा 1 बाय टी है, या आप क्या समझो t जो है वो 1 बाय लैम्डा है। तो अगर आप t को 1 बाय लैम्डा पुट कर दो, आपके पास अभी इक्वेशन आई है, आपने ये निकाला n इज इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, इसमें पुट करो इसको। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है बेटा आपकी ये रही, यहां पुट कर दो टी की वैल्यू को। तो n
इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1/λ। ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, एन नॉट ई की पावर -1 और n इज इक्वल टू एन नॉट बाई ई। तो यही वो कह रहा था, ये रहा कि डिके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद जो एटम्स अनडिकेड बच जाते हैं सैंपल में, वो 1/e टाइम्स हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट एन नोट है 1/e। इसकी एक और वैल्यू बन सकती है, e की वैल्यू होती है बेटा 2.718। ठीक है, तो अगर हम इसे मैथमेटिकली 2.718 को 1 से डिवाइड करें तो 36 पॉइंट समथिंग आता है। मैं करके बताता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 2.718 ये आ जाता है 36.78। तो इसका मतलब n की वैल्यू आ जाती है n नॉट बाय 2.718 विच इज इक्वल टू 0.367 n नॉट। इसका मतलब इसको एक और डेफिनेशन दे दी जाती है कि जो डिके कांस्टेंट है वो उस टाइम का रेसिप्रोकल है जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड जो है वो कितने बन जाते हैं, 36.8% ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट। तो ये भी कई बार एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो डिके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड है वो कितने बच जाते हैं, 36.8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये था हमारा रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? यस सर।